अब बात 1 मिनट करो, 2 मिनट बस बहुत। जब कॉलेज चले जाना तब, अभी नहीं। अभी जाओ, अभी करो, जा ही नहीं पाओगे। मेरे बैच में एक लड़की थी सुप्रिया खाड़का करके, बहुत सुंदर थी, मतलब मेरे बैच की सबसे सुंदर लड़की थी। और वो भीड़ में मेरा नाम लिख चिल्लाती थी, तो जो है क्लास क्लास में चिल्लाने लगे, सावंत ये वो। मेरे दोस्त वो सपोर्टिंग करे, लेकिन मैंने एक बार हमारे साथ गए पेपर देने, तो कह रही है जहाँ थे वहीं पास में एक मॉल थी बढ़िया, मेरी जेब में 1,000 रुपए भी था। हाँ, हमसे कह रही है भूख लगी हुई है। तो अब मेरी क्लास थी संडे को केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा, कह रही भूख लगी है, मैं उससे करने नहीं, मेरी क्लास है मैं जा रहा हूँ। तो उसको उसके हॉस्टल छोड़ा, सीधे चला गया क्लास। फिर एक बार अपनी बहन का पेपर देकर दिलाने गया, मतलब फिर मैं कॉलेज में आ गया। वो नहीं सिलेक्ट हुई, फिर वो बीएससी करने लगी। तो मैं अपनी बहन का एक बार एग्जाम दिलाने गया एमए का। तो वहां वो भीड़ में हमको देख ली, भीड़ में चिल्लाने लगी, तो मेरी बहन कह रही कौन तुमको बुला रहा। मैंने कहा अरे जानती है। तो बताने लगी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। हाँ, कह रही थी मेरा नंबर नहीं आया तो मैं डिप्रेशन में चली गई। हमने कहा ठीक, बात और नहीं करे तो करना भी नहीं, नहीं तो सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक हाइड्रोकार्बन है, और हमने क्या कराया उसका ब्रोमिनेशन, क्या कराया, मतलब दिस इज हाइलोजिनेशन रिएक्शन सिंपली। तो यहाँ से क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अरे मैं जब कोचिंग में पढ़ता था तो मेरी मम्मी एकदम कपड़े अपने सब बढ़िया दे दी थी, पूरा धुल के दी थी, मतलब 1 महीने का कपड़ा रोज बदल के कपड़ा जाता था एकदम, हाँ एकदम हीरो बन के। और उसके बाद क्या होता था, लेकिन गांव से आए थे तो सिर्फ पढ़ाई, मतलब ये होता था टीचर इतना ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। हमारे यहाँ कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं था जौनपुर में, मतलब मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि जौनपुर में मेरा मतलब स्कूल सीबीएसई बोर्ड था, तो बहुत वहाँ के टॉप स्कूल में उसका नाम था। लेकिन जौनपुर में टीचर, तो टीचर मेरे खिड़की देख के पढ़ाते थे। तो जब यहाँ आए तो यहाँ टीचर इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा, इतना इंटरेस्ट आने लगे कि एकदम मतलब लगे कि उनकी बात को, मैं अपने दोस्तों की बात नहीं सुनता, जैसे बगल में बैठा है तो मैं गर्दन नहीं घुमाता था कि इस ये कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, फिर मुझे ये लगता था मेरा कुछ छूट जाएगा। तो ऐसा मतलब इंटरेस्ट था उसमें, क्योंकि जो कभी कुछ नहीं पाया होता है उसको जब वो चीज मिलती है तो फिर अलग ही वो रहता है। और टॉप करने का जुनून रहता है कि जो है अगला टॉपर, फोटो, यही दो चीज रहती थी एम्बिशन से। हम लोगों को इसका एम्बिशन दो ही था कि हमारी बड़ी फोटो लग जाए, है ना, बिलबोर्ड पे, और जो है टॉपर ऑपर बन जाए, यही रहेगा तुम्हारा भी। अब यहाँ पर बात थी आयोडीनेशन, इसका मैंने बहुत ही अच्छा वो दिखाया था तुम्हें कि आयोडीनेशन में हमने क्या दिया था कि फॉस्फोरिक एसिड दिया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया था। यहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा दिया था ना, यहाँ तक पढ़ा दिया था, इसके पहले तक यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कोनी गॉस रूल। तो यहाँ पर क्या लगा कि मेरा हाइड्रोजन वहां लगा जहां हाइड्रोजन कम था, ठीक है, तो ये एल्कीन है। और क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये वेस्ट डाइक्लोराइड बन गया, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। अब यहाँ से आती है बात, अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकेटायन, क्या है, कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे बॉन्ड टूटेगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक के ऊपर, तो जिसके बाद पॉजिटिव होगा उस पर क्लोरीन आकर लगेगा, जिसका नेगेटिव उसमें हाइड्रोजन जाकर के लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब शुरू होगी ये, यहाँ पर जब आप HCl ऐड करते हैं, ये रूल है मार्कोनी गॉस रूल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब ये बॉन्ड टूटता है तो मेरा हेलोजन वहां लगता है जहां हाइड्रोजन कम होता है, यहाँ पर लगेगा क्लोरीन, यहाँ लगेगा हाइड्रोजन। मेरा हाइड्रोजन वहां लगता है जहां हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। तो ये है आपका मार्कोनी गॉस रूल। तो क्या लिखा है कि जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस, वहां पर जाकर के क्या लगेगा, हेलोजन या नेगेटिव पार्ट, ठीक है। माफ कीजिएगा। तो मेरा प्रोडक्ट देखिए, मेरा प्रोडक्ट
ये बना। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं, तो ये जैसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कह सकते हैं या 2-क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आती है बात, मतलब एक बात समझो, एक चीज और जान लो, यहीं पर सीख लो एक ही बार में सब, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, तो एक चीज और देखने को मिलेगी, क्या किसी भी केस में क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। एक बात ये भी समझ में आ गई कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। एक चीज और जानिए, यहाँ पर HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, लेकिन आपको बताया था कि सिर्फ HCl और HBr भी ये रिएक्शंस देते हैं क्योंकि आयोडीन बल्की हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, और फ्लोरीन क्या होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शंस देता है, तो हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, अगर हम लोग HBr के साथ कुछ ना करें, एक पेरोक्साइड ले लें। पेरोक्साइड क्या हो सकता है, Na2O2 हो सकता है, Ha2O2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बस इतनी सी बात को देखने से ही आपको क्या समझ में आ गया। हालांकि एक बात जान लो, मैं यहाँ पर एक शब्द ऐड करूंगा, HBr ओनली, मतलब अगर कहीं पर HCl ऑब्लिक H2O2 या Na2O2 लिखा होता, तो ये यहाँ पर रिएक्शन मार्कोनी-कॉव रिएक्शन होती, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनी-कॉव का उल्टा, दैट इज एंटी मार्कोनी-कॉव रिएक्शन होगी। और यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर रिएक्शन मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। और सिर्फ कौन देगा, HBr, कौन देगा, HBr। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर बात करते हैं कि HCl के HBr के साथ पेरोक्साइड लोगे तो एंटी मार्कोनी-कॉव रूल लगेगा, लेकिन अगर HCl के साथ पेरोक्साइड लोगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो एंटी मार्कोनी क्या होता है, मार्कोनी क्या होता है, तो मेरा हाइड्रोजन वहां लगा, मेरा हेलोजन वहां लगा जहां हाइड्रोजन कम था, मेरा हेलोजन वहां लगा जहां हाइड्रोजन कम था, ये दिस इज मार्कोनी का रूल। और मार्कोनी का उल्टा क्या होगा, एंटी, तो मेरा हेलोजन वहां लगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा था। बस ये दो चीज याद रखना। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन यहाँ आकर के लगेगा हाइड्रोजन, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2। बात समझ में आ गई। अगर इसी की जगह ये ना हो करके HCl होता तो सिंपली हर चीज सेम होती, लेकिन ये एंटी की जगह मार्कोनी होता और ये यहाँ नहीं लगता और यहाँ लगता CHCl। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेरोक्साइड लिख के एग्जामिनर दे देता है, बच्चे सोचते हैं एंटी मार्कोनी लगेगा, और जब पेपर देके बाहर निकलते हैं सबसे पहले सवाल यही गलत होता है। तो क्या सीधा हम लोगों ने कि यहाँ पर लगेगा एंटी मार्कोनी-कॉव रूल। और मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बना, तो लिखा है कि निगेटिव पार्ट वहां जाकर के लगेगा जहां पर हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट वहां जाकर के लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। चलो कह रहे हैं कि पर ऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr पर ही एप्लीकेबल है। बात समझ में आ गई, मतलब अगर HCl होगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कह रहे लिखा है कि मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल कॉव रूल सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही एप्लीकेबल है।
अब जैसे यहाँ पर लिखा है एक क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा, अब अगली प्रिपरेशन है फ्रॉम एसिटाइलिन एंड एचसीएल। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के लग गया, यहाँ आकर के क्लोरीन लग गया, कुछ नया नहीं है। एडिशन रिएक्शन है और यहाँ पर क्लोरो एल्कीन बन गया। फिर से फिर से फिर से हमने सेम रिएजेंट यूज किया, एडिशन रिएक्शन कराई, मार्कोनिकॉफ। तो क्या होता है, मेरा हेलोजन वहां लगा जहां हाइड्रोजन कम था। तो जरा मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन कम कहाँ पर है, इस जगह पे ना, इस जगह पे ना। तो क्लोरीन कहाँ आकर के लगेगा, यहाँ पर। तो मेरा हेलोजन वहां लगा जहां हाइड्रोजन कम था। जैसे ही यहाँ पर लगा तो ऐसा लग रहा है कि जेम डाई हेलाइड बन गया। क्या बन गया, एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन लग गया, जैसे जेम डाई हेलाइड। ठीक है, और जेम डाई हेलाइड का कॉमन नेम होता है एल्काइलिडीन डाई हेलाइड, है ना, एल्काइलिडीन डाई हेलाइड। बोला भी था, मतलब एथाइलिडीन डाई क्लोराइड। कॉमन नेम लिखना सिखाया था, बोला था कि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ये लिखा होगा, आईपीएससी ना लिख करके ये लिख के आएगा, आईपीएससी ना लिख करके ये लिख के आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको करेंगे। यहाँ तक आपका प्रोडक्ट बन गया। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहला तरीका है बाई हेलोजन एक्सचेंज। सबसे फेमस रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई एल्काइल हैलाइड है, उसको रिप्लेस करके वहां से वहां हेलोजन बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या होगा, दूसरी रिएक्शन है दैट इज स्वार्ट रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए रिएक्शन यूज होती है। मान लो यहाँ पर RBr लगा हो, RCl लगा हो, तो वहां यहाँ पर आगे चल के क्या बन जाएगा, RI। क्या बन जाएगा, RI और NaBr NaCl। ठीक है, बात समझ में आ रही है। NaBr हो सकता है, NaCl हो सकता है। ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एल्काइल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन। अब बात आती है स्वार्ट रिएक्शन। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए रिएक्शन यूज होती है। क्या यूज किस लिए करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए रिएक्शन का यूज करते हैं। ओके, कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का क्यों यूज नहीं करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद पोटेशियम आयोडाइड। कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन H3PO4 का यूज किए थे। हाँ, लेकिन इसका यूज नहीं किए, क्यों, क्योंकि लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को अकेले जो है cannot be used along with Ki in the conversion of an alcohol into alkyl iodide, क्योंकि because it convert potassium iodide, मतलब जो ये पोटेशियम आयोडाइड है ना, इसी का ऑक्सीडेशन करा करके क्या बना देता है, Hi, और मतलब टू corresponding acid and which is then oxidized into iodine molecule। हमको आयोडाइड आयन चाहिए था और यहाँ पर आयोडीन मॉलिक्यूल। जब आयोडाइड आयन ही फ्री नहीं होगा तो लगाओगे क्या, है ना। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो असर्शन रीजन की तरह आप देख सकते हैं, बोर्ड्स में थ्योरी की तरह देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे लिखा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन हो, दो डिफरेंट कार्बन पर क्लोरीन हो, उस एडजेसेंट पे क्लोरीन हो। देखो यहाँ पर एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन दोनों टर्मिनल पे दोनों क्लोरीन। उसके बाद क्या है, नॉन विसिनल, इस कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है। और क्या हो सकता है, सेंटर वाले कार्बन पर दोनों जगह क्लोरीन लगा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कुछ है ही नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। लिखा हुआ है कि आइसोमेरिक एल्केन मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12
इसका आपने फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन कराया तो सिंगल मोनोक्लोराइड बना। तो सिंगल मोनोक्लोराइड क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर किसी को भी रिप्लेस कर दीजिए, कहीं से भी हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन हटाइए। अब ये चाहे यहाँ पर क्लोरीन लगाओ तब भी सेम आईयूपीएसी आएगी, यहाँ लगाओगे तब भी सेम आईयूपीएसी आएगी, यहाँ लगाओगे तब भी सेम आएगी, यहाँ लगाओगे। बात समझ में आ रहा है कि जैसे हाँ पर हेलो हाँ पर नहीं हुई नहीं, अभी क्लास के बाद करूँगा। ठीक है नहीं ऐसे ही भेज दिया, ठीक है। हेलो चाचा, एक बार उससे बात कर लीजिए, नंबर आपको भेज दिया आपके व्हाट्सएप पे। अच्छा 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 ठीक है देखिए, ओके ठीक है ठीक है ठीक। चले आगे बढ़े। तो अगर मुझे आईपीसी देखना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये एक से ये होगा 2,2 डाइमेथाइल, मतलब क्या हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, यही बनेगा। अब चाहे तुम यहाँ लगा करके कर लो, चाहे तुम कहीं लगा के कर लो, आइसोमेरिज्म में आईयूपीएसी डिफरेंट होनी चाहिए, एक ही नियम है बस। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ बनाए हैं और वो प्रोडक्ट बना हुआ है और वो प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि यही वाला मेरा भी सही है, उसके 4 आ रहे हैं मेरे 6 आ रहे हैं, तो कभी डरिए नहीं, कुछ मत करिए, उसकी आईपीसी लिखिए, आंसर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। जो कुछ भी आपको स्ट्रक्चर दिखे उसका आईपीसी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाना हो और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप समझदार हैं, 5 कार्बन की स्पीसीज है, एक बार क्लोरीन यहाँ लगा दो तो 1 क्लोरोपेंटेन, फिर यहाँ से हटाकर सेकेंड वाले पे लगा दो 2 क्लोरोपेंटेन, फिर यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दो 3 क्लोरोपेंटेन, फिर यहाँ से हटा के सेल यहाँ लगा दो, तब क्या बनेगा, क्या सही बोल रही बोलो, 4 क्लोरो। तो बेटा एक बात जान लो कि नंबरिंग तब यहाँ शुरू हो जाएगी, फिर ये बन जाएगा 2 क्लोरो। क्या होता है कि नंबरिंग यहाँ करे सर बस ऐसे चलता रहेगा, नहीं, जो सबसे करीब आएगा उधर से नंबरिंग शुरू होगी। तो इधर से जब नंबरिंग करोगे, लोवेस्ट सेट ऑफ लॉगेंट रूल होता है, इधर से नंबरिंग शुरू हो जाएगी तो ये सेकंड पे आ जाएगा, जो पहले बना था वही बाद में बनेगा। तो इसीलिए देखो सब जहाँ पे तुम लोगों का दिमाग गलत ना हो, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ए लिखा तो यहाँ भी ए लिखा, बी लिखा तो बी, मतलब यहाँ तुम लगाओगे तो एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ लगाओगे तो ए बी सी करके लिखा, देख रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगाइए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। दिस इज 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन एक बन गया। अब आपने यहां से नंबरिंग कर दी और यहां लगाया क्लोरीन, तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, है ना, है ना, ये दोनों सेम ही बात हो गई, तो एक ही प्रोडक्ट है, ए लिखा है इसलिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर क्लोरीन लगाओगे तो हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, यहाँ छोड़ के यहाँ लगा दो तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4, तो अब हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन। अगर तुम यहाँ लगा दिए नंबरिंग इधर से शुरू होगी 1 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन, तो 4 प्रोडक्ट बन गए, है ना, कितने बन गए, 4। अब बात आती है हेलो एरियंस को बनाने की मेथड। ये 2 ही मेथड आपके सिलेबस में है, दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्या हुआ बेटा, आगे बैठना है, बैठो।
आगे बैठने बेटा फीस बढ़ जाता है। चलो बैठो 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 मजा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा ये किया जा सकता है कि थिएटर की तरह, जैसे थिएटर में पीछे बैठने के पैसे ज्यादा है, क्लास में आगे बैठने की फीस थोड़ी बढ़ा दो, उससे पीछे वाले थोड़ी कम, सबसे पीछे, और उसी हिसाब से टेंशन देना शुरू करो। पीछे वाले को कुछ नहीं है मत पूछो, बताओ बेटा बैठो खड़े होके खड़ोगे तो फिर पैसा तो देना पड़ेगा बेटा। एक बालकनी स्कीम भी है, खिड़की बाहर ऐसा जैसे आप जैसे करते थे खिड़की से। आप समझो मजाक मजाक नहीं पढ़ाई करना अभी नहीं, अभी ये स्कीम अगले साल लागू होगी, इस साल नहीं। चलो अब बात आती है कि देयर आर टू टाइप ऑफ मतलब हेलोजेन्स प्रिपरेशन है, दो तरीके की रिएक्शन है। एक है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम है, अच्छा आपको मैंने बताया था कि एरीन्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, तो ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H+ हट रहा है और वहां पर X+ आके लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब Cl+ आकर के लग रहा है। तो यहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब इसके बाद क्या है कि फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक बार मैंने क्या किया, बहुत पहले की बात है, तो कुछ बच्चे जो है बहुत बेकार परफॉर्मेंस कर रहे थे, बहुत मतलब उनको कुछ भी पढ़ा दो वो एकदम गधों वाली एक्टिविटी कर रहे थे। उनको जमीन में बैठाया था मैं, मुझे याद है वो नीचे बैठ के पढ़ते थे। तो हाँ ऐसे ही होता, मतलब फीस उन्होंने भी दी, ऐसा नहीं कि फीस नहीं दी, फीस देने के बाद जमीन बैठ के पढ़ रहे थे 2-3 दिन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि खड़े खड़े थक जाते थे तो मैं बैठ जाओ वहीं बैठ के पढ़ो। तो फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब यहाँ पर बात आ रही है, दिस इज बहुत सिंपल सी रिएक्शन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब आपने क्या किया, एक साथ ही सारा आपको सिखा दे रहे हैं। तो क्या लिया आपने, HCl लिया मतलब क्लोरीन लिया और FeCl3 लिया, ब्रोमीन लिया, FeBr3 लिया, आयोडीन लिया और HiO3 लिया। अब यहाँ पर जो बना HI, HBr और HCl, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये इसके साथ क्या हुआ, अलग हुआ, तो H+ हटा, तो यहाँ पर क्या आया Cl+। अच्छा क्लोरीन टूटेगा Cl+ और Cl- में, तो ये H+ और ये Cl- मिलकर के क्या बनाएंगे, इसी तरीके से HBr बना और इसी तरीके से HI बना, और साथ साथ में हमें क्या देखने को मिला, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, क्लोरो ब्रोमो और आयोडोबेंजीन। यहाँ पर देखो FeCl3 FeBr3, लेकिन यहाँ पर क्या यूज होता है, HiO3। बहुत पहले से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं कि आयोडीन वाला बहुत नाटक करता है। अब एक अगली रिएक्शन है, तो दिस इज बेंजीन एंड डाइजोनियम क्लोराइड, और आपने क्या किया, Cu2Cl2 दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। और यहाँ पर Cu2Cl2 और HCl लिया तो हमें क्या देखने को मिला, प्रोडक्ट क्लोरो बेंजीन, और बाई प्रोडक्ट क्या मिला हमको साथ में देखने को, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और वही हेलो, ठीक है, एसिड है एक, ठीक है, हाइड्रोहेलिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ बात समझ में आ गई। अगली रिएक्शन है, तो नाम से मत, इनको जज मत करिएगा, द नाम इज हाँ गटरमैन रिएक्शन। और गटरमैन रिएक्शन में क्या हुआ कि Cu और HCl साथ में इन्होंने लिया। हाँ नीलेश आ गए क्या, ठीक है। अब 9 बजे क्या ही होगा तो ले लेना, मतलब अगर निकलना घर के लिए तो डिलीवरी कर देना, वरना जो है मॉर्निंग में दे जाना, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल है नहीं शाम में तो आ जाना, नहीं तो कुछ कल आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई बात नहीं, कल आ जाना। बात समझ में आ गई। वहां पर स्टैंडवेयर में क्या था, Cu2Cl2, यहाँ पर क्या CuHCl बस, ठीक है, प्रोडक्ट दोनों जगह सेम है। अब ये प्रॉपर्टीज तो मुझे लगा मैंने आपको सारी पढ़ा रखी है, राइट, तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ा दी है, मैं आपको कुछ और पढ़ाने जा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए।
हेलो एलिस की थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, आइए पढ़ लीजिए। एक थॉरो रीड कर दें क्या? 3 ही स्लाइड एक्स्ट्रा है बस, बाकी सब पढ़ा दिया। 4 ही स्लाइड एक्स्ट्रा है, बाकी ये तो आपको पढ़ाया पॉली हेलोजन कंपाउंड, यही पढ़ाना है। यहाँ तक आपको पढ़ा दिया, मतलब ये सब पढ़ा दिया हूँ, खाली यहाँ तक पढ़ाना 132 तक पढ़ाना है। केवल 3 स्लाइड एक्स्ट्रा है, अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। बस ये तीन स्लाइड ही है, ये बाकी सब सेम है। ठीक है, तो पढ़ ही लो। यहाँ पर क्या लिखा है कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं जब प्योर कंडीशन में होते हैं। ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो एक कलर शो करते हैं जब इनको हम लाइट में एक्सपोज करते हैं। बहुत सारे वोलाटाइल हेलो कंपाउंड की स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है। लिखा है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा है? पोलर है। तो ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा। ये मैंने अभी एक टेस्ट लिया था स्टूडेंट का, तो उसमें मैंने उसको एक क्वेश्चन भी दिया था। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जो हेलो एल्केन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं वो गैसियस स्टेट के होते हैं, जबकि जो हायर मेंबर होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। क्योंकि इनका नेचर पोलर है तो हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नॉर्मल एल्केन से। लो बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब हम ब्रांच, मतलब आइसोमेरिज्म में हमने क्या सिखाया था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, लिखा है कि इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है और डेंसिटी बढ़ती है जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। हेलो एल्केन जो है स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं पानी में और हाईली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, बहुत बार इसको देख लिया। वाटर इनसॉल्युबल नाम से समझ में आ रहा है कि पोलर नहीं है। क्या नहीं है? कलरलेस लिक्विड या क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में नहीं होते थे। भाई जाहिर सी बात है, कार्बन की संख्या ज्यादा तो गैस फॉर्म में हो ही नहीं सकती। और क्या होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्युबल में सॉल्युबल होते हैं, पानी से ज्यादा भारी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जैसे जैसे एराइल ग्रुप का साइज बढ़ता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखा है ब्रोमोमीथेन CH3Br, CH3Br, CHBr3, CH3Cl and CH2Br2। आंसर तो ऐसे ही आ गया, सबसे कम होगा, सबका नंबर लिख देना। चलो ख्याल, खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नीचे वाला जो है, कोई दोनों माज में से कोई एक माज बता दे। नीचे वाला तो आइसोमर है, मॉलिक्यूलर। हाँ हाँ बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन में क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उससे ज्यादा ब्रोमोमीथेन का होगा। उसके बाद चौथा होगा डाइब्रोमोमीथेन और उसके बाद होगा ब्रोमोफॉर्म का। ठीक है, समझ लो कि तुम ही बताइए। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 और 4, और यहाँ लगा दिया क्लोरीन, 1 2 3 और क्लोरीन, और 1 2 और 3 और क्लोरीन। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आंसर। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट 4 कार्बन की स्पीशीज है, तीसरा, उसके बाद पहला, और उसके बाद, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये आइसो है, तो मैंने बताया था आइसोमेरिज्म जब भी होगा, जितनी ब्रांच पड़ा होगा उतना कम होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, देख लो। ठीक है, अब बात आती है पॉली हेलोजन कंपाउंड की। तो हमारे सिलेबस में यही 4 पॉली हेलोजन कंपाउंड है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज क्लोरोफॉर्म, ट्राइआयोडोमीथेन, आयोडोफॉर्म, और ये क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। अगला क्या है? फ्रियोन। उसके बाद क्या है? पैरा पैरा डाइक्लोरो
डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी, हाँ इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के तौर पर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बैठे बेटा। कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल करते हैं पेंट रिमूवर की तरह। कहाँ पर? एज अ पेंट रिमूवर। ड्रग्स को बनाने में यूज करते हैं। ड्रग्स के मतलब मेडिसिन, यूज एज मेटल क्लीनिंग। ठीक है, अब इससे नुकसान क्या है? ये अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका डैमेज हो सकता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस है। और इट मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन हियरिंग एंड विजन। अच्छा, प्रोड्यूस नोजिया, नंबनेस एंड इन द फिंगर एंड टोज। अगर उससे कांटेक्ट में आए तो नोजिया का मतलब क्या? उलझन होने लगेगी और जो है वोमिटिंग जैसा फील होगा। और इसके बाद क्या लिखा है कि अगर स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो माइल्ड रेडनेस या बर्निंग भी कॉज करा सकता है। तो सोचो, पेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रहा है, गाड़ियों की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। वर्कर को पता ही नहीं कि कितना हैजार्डस है। और कई कई बार ऐसा होता है कि वो सही में अपना नुकसान कर लेते हैं और लोगों को कहता है कि अरे नशे में ये कहीं गिर गए होंगे, ये हो गए। ठीक, हम लोग, आप कभी भी देखिएगा तो आपके आसपास जो कभी ऐसा इस टाइप के काम करते हैं उनकी लाइफस्टाइल बहुत बुरी होती है। अभी कभी कभी चाय वाय वालों को देखो, उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो दिन भर साबुन से हाथ बर्तन धुलना है, उनके हाथ वाथ देखो एकदम बेकार हो चुके होते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ तो इतना बेसिक एटिकेट्स नहीं है कि हम अपने क्लीनर और इनको जो है ये बोल दें कि आप जो है ग्लव्स वगैरह यूज करो। अच्छा, वो यूज भी नहीं करते, कंफर्टेबल भी नहीं होते। हम तो अलाउ अलाउ करते हैं तब भी हमारे यहाँ क्लीनर यूज नहीं करते हैं। मैंने अपने क्लीनर को बोल रखा है कि आप जो है ग्लव्स यूज कर सकती हैं, वो चीज वेरी कंफर्टेबल की सर ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा होता है मुझे। हाँ, हाथ थोड़ा खुला खुला सा, जबकि करना चाहिए। या पाउडर लग जाता है हाथ में सर, निकालते हैं तो। हाँ, हाथ सफेद हो जाता है, उसमें जो है हाथ में लेटेक्स चिपकना, वो चिपक जाता है तो बीच में टैल्क होता है। तो कहते हैं कि सर पाउडर लग जाता तो अच्छा नहीं लगता। हमने कहा ठीक। तो क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म सनलाइट। ठीक है, तो ये तो बहुत बार ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं। ये तो लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि फॉस्जीन बन जाती है। फॉस्जीन को डिटेक्ट करते थे HCl से, याद करो। तो एक दो ड्रॉप HCl का डालते थे। कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है? तो सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, फैट या ऑयल के लिए। फ्रीऑन जो कि एक रेफ्रिजरेंट है, उसके प्रोडक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। टीयर गैस, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन को बनाने में यूज कर सकते हैं। इससे नुकसान क्या है? नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, फटीग हो सकता है, हेडेक हो सकता है। अब आती है बात ट्राई आयोडोमीथेन। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम एंटीसेप्टिक की तरफ और इन लिबरेशन ऑफ फ्री एडिन। तो बहुत कॉमनली सुना है कि ये तो डेंटिस्ट्री में भर भर के इसका इस्तेमाल होता है। जब आपकी RCT करते हैं तो ये बहुत डाला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो कैनाल है, कैनाल में ये रिलीज करता रहता है आयोडीन, तो नीचे जितना इन्फेक्शन होता है सब खत्म हो जाता है। अभी मेरे पास एक केस चल रहा है यहाँ पे। तो उस केस में क्या है कि पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से नीचे जो उसका मेंटल नर्व है वो एकदम दब चुकी है, दबी हुई है। और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैरास्थीसिया है। मतलब पैरास्थीसिया का मतलब ये है कि एक टाइप का उसको सुन्नपन। और तो उन्होंने मुझसे बताया ये बात। अच्छा, पेशेंट बताता नहीं है, लेकिन जब आप डायग्नोसिस में बैठो तो एक एक चीज आपको निकालने आनी चाहिए। और नॉर्मली पेशेंट नहीं बताते, और क्या होता है कि डॉक्टर पे क्लेम आता है कि अरे इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया। तो मैं ऐसे बात कर रहा था उनसे। हेलो, हेलो, नीचे डाल दीजिए घर के गेट के अंदर। अच्छा, तो कल कल दे दीजिएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो आप लोग भी जब आगे फ्यूचर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हुआ क्या, पैरेस्थीसिया। अब मैंने, मुझे पता चल गया। अब मुझे, मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको LA लगाऊंगा, शून्य करूंगा, हाँ ट्रीटमेंट के लिए अगर मैं ये पूरा रीजन शून्य करूंगा तो वो शून्यपन तो 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको ये लगेगा कि डॉक्टर साहब ने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया इसकी वजह से मेरे अभी तक शून्य है। तो हम लोगों के कई सारे पैटर्न होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं कि और भी कई तरीके हैं। तो मैंने उसको टॉपिकल LA दे करके पूरा पूरा इसका वेट किया, निकाल दिया, ठीक भी कर दिया। तो पहले एकदम शून्य था, अब उसको थोड़ा 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 नमनेस कम हुई, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन हटा तो नर्व थोड़ी ओपन हुई, तो उसको जो है
वहां पर जो है थोड़ा सा नॉर्मल फील हुआ, तो आज जाकर के पेशेंट फोन करे, सर अब हमारा शून्य का असर खत्म हो गया है। तो हमको पता चल रहा है क्या खा रहे, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। तो थोड़ा सा ये सब मतलब कभी आप फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो आप लोग एक्साइटमेंट में ज्यादा अच्छा काम करने के चक्कर में अपने ऊपर लोड मत ले लीजिएगा, जैसे मैंने ले लिया। ठीक है। हाँ, डॉक्टर को बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा भैया लाइफ में। होता है तुम लोगों को नहीं पता कि इस समय बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, सिर्फ मरीज ही नहीं है, मरीज के साथ वाला आता है स्कैम करने, बहुत सारे लोग तरीके के लोग आते हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कॉलेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको सच बताए, सच बताए कॉलेज में तो आलम ये होता है, कॉलेज में आलम ये होता है, क्लास में है बस कर रहे हैं क्लास में। तो कॉलेज में आलम ये होता है कि तुम कुछ भी कर दो, तुम्हें ऐसी इम्यूनिटी मिली हुई है कि तुम्हारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन ये है कि तुम थोड़ा तरीके से रहो, तुमको जो डांट पड़ेगी जो कुछ पड़ेगा वो प्रोफेसर, मतलब मैक्सिमम तुम सस्पेंड हो सकते हो, उससे ज्यादा कुछ हमारा कुछ होगा नहीं। तो कॉलेज में ये इम्यूनिटी बहुत होती है, तो सीखने के लिए कॉलेज ही बेस्ट है, उसके बाद कोई सिखाता नहीं, मतलब तुम किसी हॉस्पिटल किसी क्लिनिक में नहीं सीख सकते, वो अपने पेशेंट के साथ तुमको कुछ करने के देगा नहीं डॉक्टर। तो इस तरीके से होता है कि सीखना है तो कॉलेज में ढंग से सीखना। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो पहली बार अपने पूरे खानदान में ही डॉक्टर बन रहे होंगे, ऐसे भी लोग हैं, जैसे मेरे ही साथ ये था। तो थोड़ा सा जो सीखिएगा कॉलेज में सीखिएगा, बाकी तो दुनिया बहुत बदतमीज है। यहाँ पर क्या है कि पता है प्रोफेसर किस तरीके के होते हैं, वो पहले पूछते हैं कि तुम प्रैक्टिस कहाँ करोगे। अगर तुम बता दोगे तुम जैसे लखनऊ का मान लो कॉलेज मिला, तुम बता दी कि लखनऊ में तुम प्रैक्टिस करने वाले, तो वो तुमको कंपटीटर की तरह देखेगा, और वो तुमको उतना इंटरेस्ट लेके नहीं बताएगा। मैं ऐसे कहता था सर मैं तो जौनपुर में करूंगा सर, मैं तो यहाँ कुछ है ही नहीं मेरा, तो ऐसे कर करके प्रोफेसरों से सीखते थे। तो यहाँ पर क्या है कि टेट्राफ्लोरोमीथेन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, डीग्रेसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, स्पॉट रिमूवर की तरह यूज कर सकते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर तो बहुत फेमस है, मैं कई बार बताता हूँ, ब्रिस्टोन के नाम से फायर एक्सटिंग्विशर में बिकता है ये। इससे क्या होता है, लिवर कैंसर हो सकता है, लाइट हेडेक हेडनेस हो सकती है, वॉमिटिंग फील होगी, नर्व डैमेज हो सकती है, इवन पेशेंट कोमा और डेथ में भी जा सकता है। CCl4 का जो एक्सपोजर है उससे हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, इवन स्टॉप भी हो सकती है, आंखें इरिटेट हो जाती हैं इसके कांटेक्ट में आने से। और अगर एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये ओजोन को डिप्लीट कर सकता है और यूवी रेज का एक्सपोजर बढ़ा सकता है। तो अब बात करते हैं फ्रेयॉन, बहुत ही फेमस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं, स्टेबल होता है देखो, तो इसीलिए कभी कभी एसी की गैस लीक होती है, घर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अनरिएक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन कोरोसिव होता है, बहुत ही इजीली लिक्विफिबल गैस है, तो ये इसीलिए जो है ये फ्लो भी बहुत अच्छा करती है। कह रहे हैं कि इसका नुकसान क्या है कि ओजोन बैलेंस को जो है डिस्टेबलाइज कर देता है। अब बात आती है डीडीटी की, तो दिस इज डीडीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और यही स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, दिस इज पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, जिसको नहीं आता वो पूछ सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि ये एनिमल्स, क्योंकि एनिमल भैया फ्रूट व्रूट खाते हैं, तुम तो धो के खा लेते हो, बेचारे वैसे ही खा रहे हैं, तो अब तुम उस पर ही स्प्रे कर रहे हो, तो वो उनके उनके कांटेक्ट में सबसे ज्यादा आते हैं। फिर जब तुम वो एनिमल खाते हो तो तुम्हारे शरीर में वो जाना होता है, एनिमल से तो छोड़ दो, एनिमल तो बहुत छोटी सी बात है। जब वो तुम फ्रूट खा रहे हो तो वो तुम्हारी बॉडी में भी जा रहा है, तुम्हारे तो शरीर में भी जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पता है जो आजकल क्रो दिखना बंद हो गए, बहुत कम हो गए, या बर्ड्स की पॉपुलेशन घट रही है। आपको पता है ये इतना खतरनाक है कि ये एग शेल, अंडे की जो शेल होती है ना, अब तुम लोग कभी कभी तुम लोग अब आजकल जो अंडे वंडे बिकते हैं तो उसमें बहुत थिन होती है उनकी लेयर, मतलब उतना, अगर आप बहुत पहले टाइम से खा रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि मतलब अब वो मतलब तुरंत ही टूट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इतनी खतरनाक है, ये थिनिंग ऑफ एगशेल करा देता है। और एग शेल की जब थिनिंग होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब नेस्ट में क्रू के एग हैं या किसी के भी है, लाइट का एक्सपोजर पड़ रहा है, तो जनरली जो ये कैल्शियम की लेयर है ये क्या करती है, ओपेक होती है, सनलाइट को अंदर जाने नहीं देती, तो अंदर जो आपका जो लिक्विड पार्ट है वो ड्राई नहीं हो रहा है।
लेकिन इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी थिनिंग से क्या होता है, ओपेसिटी कम होती है, ट्रांसलूसेंसी बढ़ने लगती है, तो क्या होता है इसको ये ड्राइनेस कॉज कराते हैं। तो बट जो है एक तो ये है कि ये भैया ये जरा भी शॉक नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, तो ब्रेक हो जा रहा है। दूसरा कॉज क्या हो रहा है कि ड्राइनेस करा दे रहा है, तो बेबी एम्ब्रियो ग्रो ही नहीं करता। तो ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और क्रूज वगैरह में ये बहुत कॉमन है। ठीक है, आप कोई मैसेज ही नहीं आता क्रो का। पहले क्रो का बड़ी कहानी थी कि ना कोई घर में आने वाला है, इसलिए कौवे जो है आपके घर के ऊपर बैठे, और वो कह रहे रहने दो, इनके घर में जाओ, ये वही उनकी बेटी खिला देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की हर चीज कवर करी, हर एक की एक से एक जितने रिएक्शंस थे सारी रिएक्शंस कराई, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई, प्रिपरेशन पढ़ाई, बेसिक रिएक्शंस के बारे में बात की, जनरल जो है कंपाउंड्स की बात करी थी। ये 5 से 6 जो आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो भी एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में पहले उतना पढ़ो जितना तुम कर सकते हो। टॉपर बाद में बनना, पहले पास हो जाओ, पहले सेलेक्ट हो जाओ। तो यहाँ से हम लोग करते हैं द एंड, और नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।